हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, वो हम करने जा रहे हैं। डायमेंशन को सबसे पहले आप समझिए क्या है। डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये बताता है कि उसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज का गुण है और उनकी क्या डिग्री है, क्या पावर है। तो इसलिए डायमेंशंस क्या हो गए? The dimensions of a physical quantity are the powers to which the base quantities are raised to represent it. इसके बारे में हमने लिख दिया। अगली बात आपको डायमेंशंस के बारे में ये जाननी है। वो जो एक्सप्रेशन है, देखिए, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज का गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सो द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base quantities are represent the dimensions of a physical quantity is called the dimensional formula of that quantity. For example, the dimensional formula of force is mlt minus 2। यहाँ पे m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो ये जो है 1 1 -2, ये है डायमेंशंस फोर्स के। इसका हम ये मतलब समझेंगे कि फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 in mass, 1 in length and -2 in time and 0 in rest of the base quantities. This is the meaning of this statement, ठीक है। और अगली चीज है कि वो इक्वेशन जो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वेट करके प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी का। सो एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी with its dimensional formula is called the dimensional equation of that quantity. For example, F is equal to mlt minus 2। ये क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन हो गई फोर्स की। अभी तक की ये बातें आई होप आपको क्लियर होंगी। और इसको हम क्या समझेंगे कि फोर्स के डायमेंशन, फोर्स मास में 1 है, लेंथ में 1 है, टी में -2, और बाकी सब में क्या है? 0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले लिख लिया था। अब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला हम देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और समझिए कि जो डायमेंशंस है या डायमेंशनल फॉर्मूला है या डायमेंशनल इक्वेशन है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना किसी भी क्वांटिटी का, उसको हमेशा ही स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। जैसे कि अभी हमने लिखा था फोर्स के डायमेंशंस mlt -2, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा था ना, ऐसे ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था। हमेशा ही डायमेंशनल फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे प्राप्त करते हैं वो हम थोड़ा सीखते हैं। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि हाफ mv²। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक डराइव्ड क्वांटिटी है। तो मास के लिए तो हम लिखेंगे वर्ण m। ये तो बेस क्वांटिटीज होती है ना, जैसे मास है, मास, लेंथ, टाइम, इन सब के लिए ना जो डायमेंशन, जो सिंबल यूज किया जाता है, मास को m, लेंथ के लिए l, t के टाइम के लिए t, करंट के लिए a, और एंड सो ऑन। बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती, mlt यहाँ तक ही काम चलेगा, a मैक्सिमम एम्पियर आ जाएगा हमारे यूज में। तो जैसे m मास है, m हो गया, v वेलोसिटी है, डेराइव्ड है, तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के उसमें हमने लेके आना है इसका। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, और डिवाइड करेंगे t से, तो t ऊपर जाएगा, तो m l, और t ऊपर गया तो इसकी पावर -1 होगी, इनकी पावर 1 1 है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ये हो गया, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है। बात समझ आई? एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ये भी नहीं पढ़ा आपने, 11th में आगे पढ़ेंगे। लीनियर मोमेंटम का नहीं पढ़ा भाई, 9th में आता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता करना है, तो मास की जगह m लिखेंगे। वेलोसिटी कहाँ भी अभी हमने देखा है, l t -1। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला mlt -1। अगर पावर 1 है ना तो लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि भाई 1 है। ओके, सिमिलरली एक और करते हैं। एक इंपल्स होता है,
इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है जी। तो फोर्स, तो यहाँ पे अगर हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो सीधा वो लिख देंगे, अदरवाइज इस तरह से निकाल लेंगे। तो फोर्स का भी नहीं पता मान के चलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो m की जगह, मास की जगह m लिख लिया। एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बाय, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी बाय टी होता है। और वेलोसिटी का हमें पता ही है, यहाँ से देखो एल टी माइनस वन और डिवाइड में टी, तो ऊपर चला जाएगा टी, ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू हो गया, एम एल टी माइनस टू। ये तो हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी टाइम का देखो, इधर टी लिख दिया टाइम की जगह, तो क्या आ गया है एम एल टी माइनस वन, ठीक है, समझ आया। दोबारा बता रहा हूँ मैं, फोर्स है, जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का निकाला, तो फोर्स का हम फॉर्मूला देखेंगे भाई, क्या फॉर्मूला हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स का अलग से निकालना होगा, एक मिनट रुको। तो फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, एम का मतलब डायमेंशन आ जाएगा एम, ठीक है, क्योंकि बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटी के टर्म्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी का तो हमें पता है एल टी माइनस वन, अभी देखो अभी किया था, यहाँ पे किया था, ठीक है, और डिवाइड में करेंगे फिर टाइम से, टाइम ऊपर जाएगा, एम को तो ऐसे रखो, एल को ऐसे रखो, टी ऊपर जाएगा माइनस टू हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लिया, ठीक है। अब ये टी माइनस टू, यहाँ पे टी वन है, तो दोनों कंबाइन होंगे तो क्या आएगा टी माइनस वन। सो ये आ गया इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके अलावा और करते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम फॉर्मूला क्या पता करें, तो म्यू इज इक्वल टू वी बाई यू, अपने 10th में पढ़ा हो तो वी बाई यू होता है। अब वी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, और इसका यू, यू भी तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चाहे कैसे भी हो, इनिशियल हो या फाइनल हो, नहीं, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन नेट मीडियम। तो वेलोसिटी वेलोसिटी से डायमेंशन कैंसिल, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशंस नहीं होते, नो डायमेंशंस जी। और देखिए प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी कि थीटा इन रेडियन, तो ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यही होता है। तो दोनों ही लेंथ है, दोनों ही लेंथ है, तो ये कैंसिल, इसलिए नो डायमेंशन, यानी कि दोनों क्या है डायमेंशनलेस है, समझे आप। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या प्लेन एंगल दोनों ही डायमेंशनलेस है। इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए पहले तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ रहा है एम एल टी माइनस वन, और ये क्या कर दिया, सॉरी ये वी स्क्वायर है ना भाई, वी स्क्वायर है, ये भी टू आएगा, ये भी टू आएगा। एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है एम एल टू टी माइनस टू आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का, ये थोड़ा सा गलती से हो जल्दबाजी, खैर एनर्जी का ये डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल टू टी माइनस टू, ओके। फोर्स का है एम एल टी माइनस टू, यानी कि एम वन एल वन टी माइनस वन, और मोमेंटम का है एम एल टी माइनस वन, और यहाँ पे इंपल्स का देखिए एम एल टी माइनस वन। इसका ये मतलब हुआ कि ज्यादातर तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग होगा, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का है एम एल टू टी माइनस टू, फोर्स का है एम एल वन टी माइनस टू, फर्क हो गया ना, यहाँ पे एल की पावर टू थी और यहाँ पे वन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, जैसे कि लीनियर मोमेंटम देखिए, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस वन, और इम्पल्स का भी डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस वन, ओके। ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस, और प्लेन एंगल डायमेंशनलेस, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट भी नहीं होती, यूनिट भी नहीं होती ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, लेकिन प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि जो यूनिट लेस है, तो 100% वो डायमेंशनलेस भी हो। सो अ यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी
मस्ट बी डायमेंशनलेस, वो डायमेंशनलेस ही होगी, यूनिटलेस। लेकिन अगर कोई डायमेंशनलेस है तो जरूरी नहीं कि यूनिटलेस भी हो, जैसे कि प्लेन एंगल डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने सीखा इनको एक दो बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं ना। सो different physical quantities may have the same dimensional formula. Different physical quantities may the same dimensional formula. For example, linear momentum and impulse have dimensional formula m l t minus 1 दोनों। ठीक है जी। और अगली चीज हमने क्या सीखी, unitless physical quantity must be dimensional. For example, refractive index, but a dimensionless quantity may or may not be unitless. For example, plane angle is dimensionless but not unitless. जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब डायमेंशंस के बारे में इतनी चीजें तो सीखी, अब यूज क्या है इनका। सो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ पहला, इसकी पहली एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। देखिए, कोई भी फोर्स मान लीजिए 1 न्यूटन है या फिर एक लेंथ है, तो अगर ये मीटर में तो 1 मीटर है, लेकिन सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होगी, तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ये तो रहेगा ना। n1 यहाँ पे क्या होगा, 1 मीटर, जैसे कि 1 मीटर लिख दिया मैंने, तो ये जो 1 है ये n1 है, और ये मीटर यूनिट है, ये u1 है। यही चीज 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर n2 है 100 और ये सेंटीमीटर क्या है, u2 दूसरी यूनिट है ना। तो अगर ये n1 ये यूनिट अगर छोटी हो गई तो n जो न्यूमेरिकल फैक्टर है n2 ये बड़ा हो जाएगा, वाइस वर्सा होते हैं, है ना। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जांपल के लिए तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है भाई, इनकी वैल्यू बदल जाएगी, n2 u2 इक्वल टू n1 u1। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में हमने रिप्रेजेंट किया है, जैसे अभी लेंथ में किया था, तो n1 n2 की वैल्यू बदल जाएगी अगर ये u1 u2 छोटे बड़े हैं तो, है ना। तो हमें n2 की वैल्यू निकालनी होती है, एग्जांपल करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो n2 इसलिए क्या हो जाएगा, इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखूंगा, तो u1 तो n2 n2 m1 l1 और t1 इसकी पावर a b c। तो मान लीजिए यूनिट है, क्योंकि यूनिट के लिए कुछ डायमेंशन आए थे ना, अभी किया था हमने, तो यूनिट की जगह हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे।
अब हमें पता तो है नहीं फिलहाल यहाँ पे तो मास की क्या डायमेंशन है, लेंथ की क्या है, टाइम की क्या है, लेकिन यूनिट हम वन यूज करें। तो पहली यूनिट में पहले सिस्टम में M1 L1 T1 इसलिए वन लिखा, पहला सिस्टम पहली यूनिट। और डायमेंशंस का हमें नहीं पता, इसलिए ABC हमने मान लिया इज इक्वल टू N1। और यहाँ पर क्या करेंगे M2 दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट, L2 और T2। अब डायमेंशन तो सेम ही रहेंगे, अगर यहाँ पे ABC है तो ABC रहेंगे, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन सेम रहेंगे। तो इसलिए N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, इनको इधर लेके जाएंगे तो N1 M क्या लिख दिया 1 1 1, ठीक है जी। M1 बाई M2 A, L1 बाई L2 B, T1 बाई T2 C। ओके, ये हमें फॉर्मूला मिला, ये हमें यूज करें। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है इसकी फोर्स की, ये पता होना चाहिए कि भाई SI से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो हम कर लेंगे। देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका। ये पूछ रहा है कि 1 न्यूटन फोर्स में कितने डाइन फोर्स हो, अभी नहीं पता हमें। ओके, तो हम मान लेते हैं N2 वैल्यू है भाई, N2 होगा मतलब 5 है, 10 है, 50, 100, कुछ भी वैल्यू आ सकती है N2 की। सीधे सीधे इस फॉर्मूला में वो करते हैं अप्लाई। यहाँ पे N1 आएगा इनटू M1 बाई M2, M1 बाई M2। और अच्छा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, वो लगा देंगे। फोर्स का फॉर्मूला भी हमने बताया था MLT माइनस 2, है ना। तो M की पावर 1, L1 बाई L2 1, T1 बाई T2 की पावर माइनस 2। यहाँ पे डायमेंशन देखो टाइम के। अब ये N1 की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये है U1 और ये है N1, तो इसलिए N1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये तो 1 है, लिखो NL को फर्क नहीं पड़ेगा। M1 ये SI सिस्टम है ना, SI सिस्टम में 1 kg किलोग्राम मास, और यहाँ पे सीजीएस में होता है 1 ग्राम की पावर 1, और यहाँ पर 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर की पावर 1, और यहाँ पर 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड और की पावर -2। अब देखिए, हमें SI से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, SI से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पर जो भी SI में लिखे हुए हैं ना, उनको सीजीएस में कन्वर्ट कर लो। अगर हमें ऐसा करना होता सीजीएस से एसआई में करना है, तो यहाँ पर जो भी सीजीएस वाला है उसको एसआई में कन्वर्ट करना है। तो ये है एसआई और इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। 1 kg मास में सीजीएस में कितना मास होता है, तो 10 टू द पावर 3 ग्राम होता है। किलो की वैल्यू रख देंगे, किलो क्या है प्रीफिक्स, मैंने पहले बताया था पहली वीडियो में। 10 टू द पावर 3 किलो की वैल्यू रख दी, और यहाँ पे ग्राम बस डिवाइडेड बाय 1 ग्राम की पावर 1, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। एक्चुअली सेंटी अगर हमने लिख दिया तो 10 टू द पावर 2, सॉरी 10 टू द पावर -2, सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 2 कैंसिल होके 1 मीटर ही रहा, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये तो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड ही होता है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं था। तो ये देखिए बस 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 5, और बाकी सब ये कैंसिल करो, ठीक है। और 10 टू द पावर 5 क्या, डायन। ये क्या आ गई हमारे पास N2, यानी कि डायन में कितना 10 टू द पावर 5। ये होगी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन करते हैं फटाफट। आज मुझे थोड़ा ये खत्म करना है। आप इसको तो कुछ भी डाउट होने पे आप इसको बार बार देखना वीडियो, स्पीड एडजस्ट करके उस हिसाब से देख लेना। सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक प्रिंसिपल इसमें हमें यूज करना होता है, वो है कि हम हमेशा ही अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे, यानी कि ओनली सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये लाइन आप लिख लीजिए, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, मैं लिखवा रहा हूँ, अपने नोट्स में सबसे पहले लिख लेना है ये लाइन, ठीक है ना। जहाँ पे हमने डायमेंशनल एनालिसिस के शुरू में 3-4 पॉइंट समझाए थे ना,
तभी लिख लेना। द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। एग्जांपल के लिए अगर मैं मास प्लस मास कर रहा हूँ तो हमें मास मिलेगा, ठीक है, अलाउड है वो। मास प्लस अगर मैं वॉल्यूम कर रहा हूँ तो वो अलाउड ही नहीं है। मास में वॉल्यूम कैसे ऐड हो जाएगा? तो ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी की स्पेलिंग सुन लो, HOMOGENEITY। So only the physical quantities of the same nature can be added, subtracted or equated. This is called the principle of homogeneity. अब लिखते हैं सेकंड एप्लीकेशन। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला। टू चेक द dimensional correctness of a relation, physical relation। मतलब कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में जो रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये कैसे एग्जांपल करते हैं इसको, जैसे कि चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। इसका हमें डायमेंशनल करेक्टनेस अगर यूज कर चेक करना है, या चलो काइनेटिक एनर्जी का कर लेते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी इसका करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, उसका भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जैसे कि u है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये भी देख लो। चलो v का डायमेंशंस है l t माइनस 1। इसको इक्वेट किया जा सकता है वेलोसिटी के ही, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, तो डायमेंशन तो सेम ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 2। इधर टाइम आ गया, टाइम तो एडजस्ट होके तो उतना ही आया ना, एल टी माइनस 1, यही तो आया, तो ये सही है। अब इधर देखिए काइनेटिक एनर्जी, मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, वेलोसिटी का पहले डायमेंशन ऑफ एलएचएस देख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है एल एम एल टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2, अभी किया था हमने वीडियो के स्टार्टिंग में। और इसके बाद डायमेंशन जो आर एच एस, इसके करेंगे तो इसका मास आ जाएगा, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 है, और इसका स्क्वायर है तो ये भी 2 और ये भी 2, सेम आ रहा है। डायमेंशंस ऑन एलएचएस are equal to that on RHS. Therefore, the given equation is dimensionally correct. समझ आया आपको? इसलिए ये इक्वेशन जो है, ये फॉर्मूला जो है करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इस हाफ को यहाँ से हटा दूं, यही मैं समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। अगर मैं इसको हाफ को हटा दूं तो एम वी स्क्वायर आता है, तो अभी भी तो ये डायमेंशनली करेक्ट हुआ। इसका डायमेंशन ये और इसके भी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस 2, अभी भी तो करेक्ट हुआ। समझ गया? यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि एक फॉर्मूला जो डायमेंशनली करेक्ट है वो एक्चुअल में करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, सो अ डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला मे और मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस के उसमें भी लिखेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको लिमिटेशन, ये लिमिटेशन है भाई। ठीक है, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, तो बाद में हम लिखेंगे ना लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक तो लिमिटेशन ये होगी, एक इससे पहले कर चुके हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, मे हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। एक तो वो लिमिटेशन है, ध्यान रखना, अभी बता रहा हूँ मैं। सबसे लास्ट में हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला पॉइंट हो जाएगा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मे हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल impulse and linear momentum have same dimensional formula. Similarly, speed and velocity have same dimensional formula. दूसरी लिमिटेशन हो जाएगी ये, बोल देता हूं मैं, बस लिख लेना। क्या हो जाएगा कि अ डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला मे और मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग। ये दो लिमिटेशन भी मैंने आपको साथ के साथ बता दी है। चलो अब एप्लीकेशन नंबर 3 करते हैं। ओके ओके, और एप्लीकेशन नंबर 3 में ही आपको एक और लिमिटेशन मैं बता दूंगा। एप्लीकेशन नंबर 3 है इसकी, as a research
tool to find the dimensional formula to find the relation between different physical quantities. Relation between different physical quantities. Okay. इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। एग्जांपल लेते हैं, एक पेंडुलम ले दिया हमने, पेंडुलम एल लेंथ की वायर ली और जो हमने ऑब्जेक्ट उसके नीचे हैंग किया हुआ है उसका मास है m और इस जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g मान लिया, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे छोड़ रहे हैं तो ये इधर गया और वापस इधर आ गया, ठीक है। ये एक टाइम पीरियड हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। तो इसका टाइम पीरियड किन पे डिपेंड कर सकता है? सो टाइम पीरियड एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम may depend on mass of the bob, length of the string and acceleration due to gravity। लेकिन इनके डायमेंशंस क्या होंगे? ए बी सी हमने मान लिया, तो हमें नहीं पता, तो इसलिए टी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एम ए एल बी और टी जी जी सी, ये हमें मिला। अब देखो कैसे करेंगे। टाइम के डायमेंशन तो हमें पता है, एम 0 एल 0 टी 1। इसको अगर हम चाहें तो एम एल को ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके डायमेंशन 0 है ना, तो टी लिख देंगे खाली, वो भी ठीक है। यहाँ पे के एज इट इज, ये एम एल और जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है ना, तो एल टी माइनस 2 इसके डायमेंशन है। एक्सेलरेशन का तो यही होता है, साथ में लिख देंगे पावर सी। फिर लिखिए एम ए एल बी प्लस सी, देखो इधर भी तो एल एल बी प्लस सी और टी देखिए, टी इज इक्वल टू माइनस 2c, ठीक है। बस इक्वेट कर देंगे, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, यहाँ देखिए माइनस 2c इज इक्वल टू 1, इसलिए c इज इक्वल टू माइनस हाफ, c इज इक्वल टू माइनस, भाई माइनस 2c इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और अगर c ये है माइनस हाफ है तो b प्लस सी 0 है, b प्लस सी 0 है, इसलिए b इज इक्वल टू हाफ, इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए t इज इक्वल टू k, तो ऐसे ही रहेगा k, m आ गया 0, इसलिए मास का उसमें कोई रोल ही नहीं है, मतलब आप कितने मास का देख लगा के वो कर रहे हैं, कोई रोल नहीं है, टाइम पीरियड सेम रहेगा, एल बाय जी अंडर रूट, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये जो k है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है ना, और ये भी एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस। सो dimensional method gives no information about dimensionless constants, है ना। ये dimensional method gives no information about dimensionless constants। बाद में हमें पता चलता है कि k की वैल्यू 2 पाई आती है, इसलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई सी। तो ये थी 3 एप्लीकेशंस। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, इसका आंसर आप कोशिश करना। तो लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी, एक बार और बता रहा हूँ मैं। पहली लिमिटेशन, भाई अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, अभी बताई थी। तीसरी ये हो गई कि भाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, और इससे पहले बताई थी वो जानने वाला देख लेना। हाँ अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ना, ये तभी हम निकाल पाते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज, ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंसी का पता होना चाहिए। दूसरा, ये डिपेंडेंसी जो है मल्टीप्लिकेशन टाइप की होनी चाहिए, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड।
तो ये 3-4 लिमिटेशन थी, साथ ही साथ मैंने आपको बता दी है, बाद में आप नोट कर लेना। वेट, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना।